नहीं ना, बिस्मिल्लाह नहीं ना, वेलकम इन FAR 2 आफ्टर द FAR 1। सब ने अभी रिसेंटली दिया पेपर FAR 1 का। चलो FAR 2 में जनाब उसी की एक्सटेंशन फर्दर हम रिपोर्टिंग में आ गए हैं और फर्दर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो मेन चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं पहले उस पर आज हम बात कर लेंगे और किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे थोड़ा इस पर बात कर लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले जनाब हमारे पास जो FAR 2 में सेक्शन वाइज अगर मैं इस पर बात करूं कि हमें किस तरह से और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो नेचुरली जैसे आपको पता है FAR 1 में हमारे पास जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम पढ़ कर आ रहे हैं उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा जनाब IAS 16 और इसके अलावा आपने पढ़ा IAS 36, दैन 33 और इसके अलावा जनाब हमने पढ़ा IAS 8, इसके अलावा हमने पढ़ा जनाब 23 IAS 20 और IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। और कौन सा रह गया? IAS 8 वो मैंने बोल दिया, ठीक। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ा, ठीक। आज अब हम FAR 2 में जो है वो फर्दर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो उसमें ऐड ऑन करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास जो मैं पेपर में जिस तरह सवाल सेट होता है वैसे वैसे मैं उसके पेयर्स बना के आपसे बात करूंगा किस तरह से पेपर में जो है वो सवाल आता है। स्टैंडर्ड नॉर्मली एग्जामिनर जो है वो स्टैंडर्ड्स को किस तरह आपस में मर्ज करके क्वेश्चन पूछता है, जिसमें एक सवाल जो है जो के रूटीन में आता है हमारे पास वो है जी जो हम नया स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, दैट इज IAS 37 and IAS 10. IAS 37 and IAS 10. IAS 37 is about provisions, contingent liabilities, and contingent assets. एक स्टैंडर्ड ये है IAS 37 और इसका नाम है जनाब सेकंड का है जी इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। अब ये दो स्टैंडर्ड हैं जिसमें से आप एक फुल फ्लेज क्वेश्चन 10 से 12 नंबर और सम टाइम 14 नंबर भी हो सकते हैं। तो एक सवाल जो है वो इन दो स्टैंडर्ड्स को मिक्स करके आपको आएगा, एग्जामिनर ये सवाल पूछेगा और रूटीन में आता है ये सवाल। मतलब अगर हम ये कहें कि क्या कभी नहीं भी आता तो ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ, रूटीन में ये सवाल जो है वो हमें इन दो स्टैंडर्ड में से हमें मिलेगा, IAS 37 एंड IAS 10। So provision, contingent liabilities and contingent asset and events after the reporting date. इसके बाद जो हमारे पास स्टैंडर्ड है सेकंड जिसमें से हम एक्सपेक्ट करते हैं सवाल, that is IAS 38 and that is intangible assets. Intangible assets ले जरा, इसमें से भी रूटीन क्वेश्चन जो है वो हमें मिलता है IAS 38 इंटेंजिबल एसेट। और कितने मार्क्स का मिल जाता है? कभी कभी तो काफ़ी अच्छे मार्क्स 12-14 आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी 6-7-8 तक रहता है महदूद, लेकिन क्वेश्चन हमें ज़रूर इस स्टैंडर्ड में से मिल जाता है IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स। इसके बाद जब हमारे पास दो और स्टैंडर्ड हैं बड़े, मतलब आप कह लें कि वन ऑफ द मेन टॉपिक कोर टॉपिक ऑफ द FAR 2। उसमें जनाब सबसे पहले है IAS 12, दैट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स IAS 12, मतलब इसमें से अगर हम ये कहें कि सवाल नहीं आएगा तो ऐसा नहीं हो सकता है, देयर विल बी अ क्वेश्चन इन द एग्जाम। और कभी कभी तो 20 नंबर तक सवाल भी चला जाता है, लेकिन जनरली 8 से 10 नंबर का सवाल आपको ज़रूर एग्जाम में मिल जाएगा इसमें से, IAS 12 में से, इनकम टैक्सेस में से। देन वी हैव IFRS 16 and that is lease. IFRS 16 lease, once again important one standard। अब इन दोनों में से हमें सवाल ज़रूर मिलेगा। अब मैं ये स्टैंडर्ड वो लिख रहा हूँ जहाँ से अभी तक जो मैंने लिखे हैं इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। मतलब ये वो टॉपिक हैं जहाँ से हम ये कह सकते हैं कि देयर विल बी अ क्वेश्चन इन द एग्जाम। मतलब
we can say that it is very much probable that there will be a question in the exam from all these topic, ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखे हैं, ठीक। इसके बाद जहाँ से सवाल हमें ज़रूर आना है वो है कंसोलिडेशन, बड़ा मशहूर ज़माना टॉपिक कंसोलिडेशन, FR2 में इंट्रोड्यूस कराई जाएगी कंसोलिडेशन। इसको मशहूर ज़माना हम ग्रुप अकाउंट्स भी कहते हैं। इसमें जो स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इन्वॉल्व है, दैट इज़ IFRS 10, IFRS 10 है और IS 28, दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इसके अलावा तीसरा है IFRS 3। तो 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इस टॉपिक से रिलेट करते हैं। IFRS 10 स्टैंड फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। IS 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट and joint venture, और IFRS 3 is the business combinations। लेना 20 नंबर का सवाल आपको इस टॉपिक में से जो है वो मिल जाएगा, 20 मार्क्स, और बड़ा कम हो जाए तो 16 नंबर का सवाल हो सकता है, लेकिन 16 to 20 मार्क्स जो है वो आपको इस टॉपिक में से somehow you will get the marks for consolidation। अब ये जो मैंने टॉपिक यहाँ पे जितने भी लिखे इस पेपर के, ये वो टॉपिक हैं जिनमें से एग्जामिनर जो है वो सवाल आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं, विल बी अ क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक। इसके बाद हमारे पास कुछ और टॉपिक्स हैं जिसमें सबसे पहले जहाँ से हम कहते हैं कि सवाल आ भी जाता है, नहीं भी आता एग्जामिनर को, जनरली हमने देखा है कि एग्जामिनर टच ज़रूर करता है लेकिन बहुत ज़्यादा हैविली टेस्टिंग नहीं होती उसके अंदर से, ठीक। तो इसमें सबसे पहले है IS 21। IS 21 effects of changes in exchange rate। So IS 21 effects of changes in exchange rate। एक्सचेंज रेट के जो चेंजेस हैं उसको किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कंपनी में किस तरह से अकाउंट फॉर करना है, IS 21 बताएगा। देन वी हैव IFRS 9, मशहूर ज़माना टॉपिक, फाइनल में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अभी बस जरा आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, IFRS 9 financial instruments। Then we have IFRS 8 operating segments, IFRS 8 operating segments। Then we have IS 41 एग्रीकल्चर, IS 41 एग्रीकल्चर। फिर जनाब एक टॉपिक पिछली अटैम्प्ट में पहले FAR 1 में होता था लेकिन आपने नहीं पढ़ा उसके अंदर, उसको उठा के हम मतलब FR 2 में ले आए, एंड दैट इज IFRS 15, IFRS नंबर 15, कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, तो इसमें अभी भी सवाल आया, आइंदा दिनों में भी सवाल आएगा, क्योंकि ये टॉपिक हमने FR 2 में FAR 1 से लेके आए, और FAR 2 से 2 टॉपिक जो हैं वो FAR 1 में दे दिए थे, IS 33 और IS 8। अगर आपने देखो रिसेंटली आप पढ़ कर आ रहे हैं, जिन लोगों ने अभी पढ़ा FAR 1 तो उन्होंने उसमें अर्निंग पर शेयर भी पढ़ा होगा, और दूसरा IS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टिमेट्स, चेंज इन एस्टिमेट एंड एरर्स। तो वो जनाब यहाँ से पहले यहाँ पे थे, उधर इधर से उठा के उन्हें FAR 1 में ले गए, और FAR 1 से जो टॉपिक FAR 2 में आया वो IFRS 15। सो अगर आप देखें तो ये इन ब्रीफ अगर आप देखें, दीज आर द मेन एरियाज ऑफ FAR 2, जहाँ से हम समझते हैं कि पेपर जो है अगर आपको समहाउ ये एरियाज आते हो तो FAR 2 का पेपर जो है वो वी कैन पास दैट पेपर वेरी इजीली, अगर आपको इस पे ग्रिप आ जाए, एंड इफ़ यू नो दिस।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको शुरू करेंगे, जैसे मैं आपको जिस सीक्वेंस में लेके चलूँगा वो ये जैसे मैंने लिखा है, दिस इज द सेम सीक्वेंस एज आई टेक यू। वी विल स्टार्ट विद दिस स्लॉट, हम यहाँ से शुरू करेंगे एंड वी विल मूव लाइक दिस, डू दिस, ये करेंगे, इससे पहले ये करेंगे, फिर हम इसमें आ जाएंगे, ठीक। देन वी विल मूव टू द कंसोलिडेशन। अब होगा ये कि ये जो मेन थीम है, ये जो मेन स्टैंडर्ड्स हैं, इसके दरमियान जो है ये मैं छोटे छोटे जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको प्लग इन करूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जिस दिन हम ये कर लेंगे IS 37, IS 10, तो इसके दरमियान जो है वहाँ से मैं एक छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेके फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सेगमेंट जो है उसको लेके यहाँ पे प्लग इन कर दूँ, ताकि साथ साथ जो है वो भी होता जाए, ठीक। तो एक आपने लेंथी टॉपिक किया, थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक किया, तो बीच में थोड़ा सा हम रिलैक्स करने के लिए एक आसान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसको यहाँ पे प्लग इन कर लेंगे, देन मेन स्टैंडर्ड, फिर वहाँ से एक स्टैंडर्ड ले लेंगे, ठीक। इस तरह से सीक्वेंस चलाएंगे, लेकिन हमारा मेन थीम फ्लो जो होगा वो इस तरह से चलेगा। यहाँ से हम शुरू करेंगे IS 37 से, और यहाँ पर ये वन ऑफ द मेन क्वेश्चन, इसके अलावा कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकती है, लेकिन वो वंस यू डन विद ऑल दिस स्टैंडर्ड तो उसको हैंडल करना को इतना डिफिकल्ट नहीं रह जाता। हमारे मेन टॉपिक यही बनेंगे जो हम पेपर में लेके चलेंगे, और हम जो बुक फॉलो करेंगे वो ICAP का स्टडी टेक्स्ट है, वो आप ले लीजिएगा, मेनली हम उसी को फॉलो करेंगे। प्रैक्टिस के लिए हम दूसरी किताब में से अक्सर सवाल जो है वो फोटोकॉपी करवा लिया करेंगे, लेकिन हमारी जो मेन बुक हम जिसको फॉलो करेंगे दैट इज़ ICAP स्टडी टेक्स्ट को ही फॉलो करेंगे, ठीक हो गया। तो ये जनाब हमारे पास है, और पेपर के बारे में और कुछ आपने पूछना हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कुछ भी। लीज में से आ जाता है 10 नंबर, 10 से 12 नंबर मिल ही जाता है। MCQs में भी आ जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ जाता है, इधर से भी पेपर आता है, मतलब यहाँ से भी अगर आप सम हाउ टोटल करें तो मेरे ख्याल में 25-30 नंबर ये पड़े हुए सबको मिला के। MCQ ज़्यादातर इधर से आते हैं, एग्रीकल्चर में से, IS 21 में से आ जाता है, ठीक। समटाइम ऑपरेटिंग सेगमेंट में भी अगर हम देखेंगे, अभी जब हम पास पेपर्स देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें से भी कभी कभी फुल फ्लेज 8 से 9 नंबर का सवाल, 10 नंबर का सवाल यहाँ से भी आ जाता है। तो उस अटैम्प्ट में बच्चे को एंजॉय करना चाहिए कि जनाब इतना आसान सवाल आ गया, इसमें सादा सा सवाल आ गया, लेकिन इट्स नॉट फ्रीक्वेंट इवेंट, इट्स रेयर इवेंट है ये, मतलब फ्रीक्वेंटली ऐसे नहीं होता। सही हो गया जी। और कोई सवाल आपने पूछना? कुछ लोग जो है वो आप देखेंगे कि कुछ टीचर्स जो है दे स्टार्ट विद द कंसोलिडेशन समहाउ, कुछ लोग यहीं से शुरू करते हैं, कुछ लोग किसी और टॉपिक से शुरू कर रहे होते हैं, इस साइड से शुरू कर रहे होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि टू स्टार्ट विद द रिपोर्टिंग आप बहुत मुश्किल टॉपिक से ना शुरू करें, थोड़ा सा दरमियाना सा टॉपिक लेके उससे शुरू करें, ठीक। तो जैसे जैसे आप टीचर के साथ, फॉर एग्जांपल जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो है ऑलरेडी मेरे साथ थोड़ा सा कंफर्ट होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनको फ्रीक्वेंसी सेट होते होते थोड़ी देर लग जाती। सो आई स्टार्ट विद दिस IS 37, ठीक है जनाब, करें शुरू? चलें IS 37। IS 16 तो नहीं भूला, याद है ना? एसेट की डेफिनेशन तो नहीं भूला? ले जाओ। IS 37 provisions, contingent liabilities and
कंटिंजेंट एसेट्स, इस स्टैंड का नाम है जनाब द प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स। To start with, the very first is provisions. तीन चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोविजंस। प्रोविजंस सो प्रोविजंस आर, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे कि प्रोविजंस क्या होती है। द प्रोविजंस आर liabilities. Provisions are liabilities of uncertain timing or amount. Provisions are liabilities of uncertain timing or amount. अब IAS 37 में हम लोग थोड़ी बहुत पहले प्रोविजंस पढ़कर आए होते हैं, जैसे इंट्रो में पढ़ ली और FAR 1 में, लेकिन वहाँ पे हम प्रोविजंस जिसको कह रहे होते हैं वो एक्चुअली प्रोविजंस होती नहीं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक, एक्चुअली उसका नाम अलाउंस है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। इसी तरह प्रोविजन फॉर अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कुछ लोग कर रहे होते हैं, कुछ किताबों में लिखा होता है, लेकिन वो प्रोविजंस नहीं। IAS 37 जो है वो जब प्रोविजंस को डिफाइन कर रहा है तो ये कह रहा है कि ये एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, जो आपने पढ़ रखे हैं 5, जो हमने पढ़े जनाब 5 एलिमेंट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस एंड इक्विटी, उन 5 एलिमेंट में ये लायबिलिटीज के साथ बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू द लायबिलिटीज फैमिली। लेकिन इसमें खास बात जो है वो ये है, जो इसको डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम द नॉर्मल लायबिलिटीज, वो ये है कि ऐसी लायबिलिटीज हैं जिसमें अनसर्टेनिटी प्रिवेल करती है कि पेमेंट कब करनी है। जैसे हमें पता है कि लायबिलिटीज मीन्स ऑब्लिगेशंस, द बिजनेस हैज टू पे, लेकिन यहां पर अनसर्टेनिटी पाई जाती है कि आपने कब पैसे वापस करने, कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन जैसे नॉर्मल लायबिलिटीज में होता है कि आपने बैंक लोन जो है वो देना है तो फलां डेट को वापस करना है, इंटरेस्ट पे करना है, तो मंथली पे करना है, क्वार्टरली पे करना है, सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सर्टन, हमें पता होगा हमने कब चीज़ें जो है पे बैक करनी है, साल बाद लोन वापस करना है, 2 साल बाद लोन वापस करना है। लेकिन यहां पर इस पे इश्यू है कि कब वापस करना है, नॉट सर्टन, अनसर्टन, किसी भी वक्त, 6 माह बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद, कभी भी हो सकता है। सो अनसर्टन रिगार्डिंग द टाइमिंग। और दूसरी जिस चीज में अनसर्टेनिटी पाई जाती है वो ये है कि कितने पैसे वापस करने होंगे। इसका मतलब है कि कब और कितने, इसमें अनसर्टेनिटी प्रिवेल पाई जाती है। नॉर्मल लायबिलिटीज के अंदर ये अनसर्टेनिटी नहीं होती, हमें पता होता है कि अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आपने कब वापस करना है और कितना वापस करना, तो भी लायबिलिटी है। लेकिन ये भी लायबिलिटी है, ये रेस्ट ऑफ द लायबिलिटी से कैसे डिफरेंशिएट हो रही है, क्योंकि इसमें ये एक खास कैरेक्टरिस्टिक बिल्ट इन हो जाती है कि ये ऐसी लायबिलिटीज हैं जिसमें एंटिटी जो है वो सर्टेन नहीं है कि उसने कब सेटल होना है और कितने में सेटल होना। तो ये 2 क्वेश्चन जो है, इनमें से अगर आप देखें तो यहाँ पे और है, कोई एक चीज में भी अनसर्टेनिटी आ जाए तो ये नॉर्मल लायबिलिटी नहीं रहेगी, इसको फिर हम क्या कह रहे होंगे, ये प्रोविजंस है लायबिलिटी, लेकिन विद इन द लायबिलिटी हमने एक नई फैमिली, सब फैमिली बना ली है और वो है प्रोविजन फैमिली। इट मीन्स ऐसी लायबिलिटीज जहां पर इस चीज में अनसर्टेनिटी आ जाए कि आपने सेटल कब करना है उसको, द डेट ऑफ द सेटलमेंट एंड द अमाउंट ऑफ द सेटलमेंट, दोनों में से किसी एक में अनसर्टेनिटी हो या दोनों में हो, तो हम ऐसी लायबिलिटीज का नाम क्या रख देते हैं, प्रोविजंस। जैसे हम कहते हैं जी क्या हो सकती है जी, तो हम कहते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, लेट्स सपोज, सबसे आसान, टैक्स की अमाउंट सर्टन नहीं होती, चेंज वेंज हो नहीं होती। फिर कहते हैं जनाब और क्या हो सकती, तो हमने पढ़ा FAR 1 में, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा कि सम टाइम IAS 16 के अंदर हमने पढ़ा कि कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको आपको रिस्टोर करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। याद आपको, उसको हमने नाम दिया था डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब वो कॉस्ट जो है वो फ्यूचर कॉस्ट,
मतलब ये कब डिसमेंटल होगा एसेट? एसेट डिसमेंटल होगा एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, जब यूजफुल लाइफ खत्म होगी। अब वो जब यूजफुल लाइफ खत्म होगी, डिसमेंटल कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक? और हो सकता है कि आपका एस्टिमेट चेंज हो जाए, यूजफुल लाइफ आप सोच रहे हैं 5 साल है, पता चले 6-7 साल बाद। सो देयर इज अ अनसर्टेनिटी। और हमें पता है कि उसको हम जब डिसमेंटलिंग कॉस्ट को कहते हैं तो वो फ्यूचर में इनकर होनी होती है। हालांकि हम उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये एंटिटी का ऑब्लिगेशन, जैसे ही आपने एसेट कंस्ट्रक्ट किया या इंस्टॉल किया, एंटिटी का ऑब्लिगेशन बन गया। ऐसे ही तो हम ये कहते हैं जनाब ये ऑब्लिगेशन है तो इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दें। अब वो जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट थी, वो जो ऑब्लिगेशन था, अगर आप उसको याद करें, अब अगर आज हम आपसे एक सवाल फर्दर फॉरवर्ड करें कि अच्छा कितने में डिसमेंटल होगा, तो आप कहेंगे जनाब अंदाजा ही लगाना पड़ेगा कितने में होगा। हो सकता है 2 करोड़ लग जाए, 3 करोड़ लग जाए, कोई सर्टन नहीं है। 5 साल बाद कॉस्टिंग चीज़ों की कितनी महंगाई होगी, इन्फ्लेशन कितनी होगी, इंटरेस्ट क्या होगा, चल रहा होगा, तो ये चीज़ें जो है इतनी अनसर्टन है, कुछ कह नहीं सकते। हाँ ये ज़रूर है कि लाइबिलिटी तो है हमारी गवर्नमेंट के साथ। हमने जब ये एसेट कंस्ट्रक्ट किया है, इंस्टॉल किया है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है, कमिटमेंट हुई है कि हम यहाँ से चीज़ों को ठीक करके जाएंगे, रिस्टोर करके जाएंगे। तो ऑब्लिगेशन तो है हमारा, लेकिन वी आर नॉट श्योर अबाउट कितने में सेटल होगा ये। तो इसका मतलब है कि अब आज हम उस फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट से आगे ये नाम लगा दें प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, तो इट विल बी फेयर इनफ, बिकॉज it is the entity's obligation, but the entity is uncertain regarding the somehow amount. तो हम कहेंगे ये कौन सी लाइबिलिटी है लाइबिलिटी, लेकिन इसको किस फैमिली में हम क्लासिफाई कर देंगे? प्रोविजंस। इसका मतलब है जैसे ही लफ्ज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी लाइबिलिटी से पहले आएगा प्रोविजंस, तो वो इस चीज की इंडिकेशन है कि ये एंटिटी की वो लाइबिलिटीज हैं जिसमें एंटिटी अनसर्टन है रिगार्डिंग द अमाउंट और रिगार्डिंग द टाइमिंग ऑफ द सेटलमेंट। तो इसको हम कहते हैं ये लाइबिलिटीज क्या बन जाएंगी? ये प्रोविजंस बन जाएंगी, ठीक? फिर हमें पता है जनाब ये लाइबिलिटीज के बारे में आप लोगों को याद होगा। व्हाट आर द लाइबिलिटीज? लो जी, कौन बताएगा? हाँ भाई, लाइबिलिटीज पूरी डेफिनेशन। लाइबिलिटीज आर क्या होती है? लाइबिलिटीज आर है टुवर्ड्स द ओनर, टुवर्ड्स द बिजनेस के ओनर। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट किधर जाएगा? टुवर्ड्स द ओनर कह दिया, एंटिटी होगा ना। और कोई? हाँ जी मिस, लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशंस। और कोई? जी मिस, ऑब्लिगेशंस। ले जी, लाइबिलिटीज के बारे में अब माशाल्लाह आप बड़े होने लगे, तो थोड़े थोड़े से अपने एक्सप्रेशन और चीज़ें जो है वो ज़रा फॉर्मल कर लेनी है बात। FAR 1 और FAR 2 में जो सबसे ज़्यादा फ़र्क है वो फॉर्मल डिस्कशन का है। आपको पेपर जब आएगा ना FAR 2 में, आपको पता ये चलेगा कि कुछ लोग बाहर आके कह रहे होंगे कि यार बस कंसोलिडेशन और एक टैक्स और लीज के सवाल के अलावा तो थ्योरी का पेपर था। इसका मतलब आपको यू हैव टू राइट। ये डिस्कसिव पेपर ज़्यादा है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि 35 से 40 नंबर जो है वो डिस्कशन के होते हैं, तो आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही है। उसमें आपको चीज़ें लिखनी है, डिस्कस करनी। मतलब सवाल ये आ रहा होगा कि यार ये इशू जो हो गया, ये इवेंट हो गया, बताओ एंटिटी की लाइबिलिटी है ये। अब अगर आप ये लिख देंगे सिर्फ हाँ जी है और बस, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको पूरा केस कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे लाइबिलिटी है, तो आपको बताना पड़ेगा कि लाइबिलिटी की डेफिनेशन को मीट करती। ठीक हो गया? तो आज से आपने ये याद रखना है, लाइबिलिटीज आर प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस, ड्यू टू सम पास्ट इवेंट। या ट्रांजैक्शंस या इवेंट। देखिए, कोई भी लाइबिलिटी जो है वो अचानक वारिद नहीं हो जाती किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा सबसे पहली बात कि लाइबिलिटीज जो होती हैं वो सडनली नहीं हो जाती, जी ये हमारी लाइबिलिटी, ऐसे नहीं होता। देयर इज ऑलवेज पास्ट इवेंट
इसको हम कहते हैं ऑब्लिगेटिंग इवेंट, इट्स कॉल्ड एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट। कि ये एक ऐसा इवेंट होता है, जब ये होता है तो एंटिटी का ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देता है। जैसे अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और या गाड़ी पे हैं और आप रेड लाइट पे खड़े नहीं होते, तो आगे सार्जेंट खड़ा हो तो वो आपको रोक लेगा, तो आगे जनाब 500 रुपये का फाइन है। वो काहे का 500 रुपये, मैं आपको क्यों दे दूँ, ये आपका ऑब्लिगेशन है, ये इट इज़ अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। वो कैसे, आप रेड लाइट पे खड़े नहीं हुए। अब वो जो रेफर कर रहा है वो पास्ट में होने वाला एक इवेंट है, कहता है ये जो तुम रेड लाइट पे खड़े नहीं ना हुए, इस वजह से तुम्हारे ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया। अगर तुम रेड लाइट पे खड़े रहते और ग्रीन लाइट पे आते तो मैं तुम्हें बिल्कुल ना रोकता। अब चूंकि तुमने ब्रीच ऑफ लॉ किया है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया है, तो ब्रीच ऑफ लॉ इज एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट, तो आपको बिना पैसे देने हैं। ठीक, तो हम ये कह रहे हैं कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और उसकी रीजन जो है वो हमेशा पास्ट में होने वाला एक इवेंट है, और उस इवेंट की नेचर क्या है, हम कहते हैं वो एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट होता है। जैसे आप सादा सी बात करें, अगर हम कहते हैं बैंक लोन है, तो हम कहते हैं बैंक लोन इज अ लायबिलिटी, एंटिटी ने बैंक से लोन ले लिया तो वो एंटिटी की लायबिलिटी है, यही कहेंगे आप। तो हम कहेंगे जी क्यों है, तो आप कहेंगे चूंकि पास्ट में एंटिटी ने बैंक से लोन लिया था, जिसकी वजह से आज वो उसकी लायबिलिटी। तो हमेशा पास्ट में होने वाला एक इवेंट है जो कि ऑब्लिगेटिंग होता है, जो एंटिटी का प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देता है। ठीक, इसका मतलब है आप खुद से कोई ऑब्लिगेशन एज्यूम नहीं कर सकते। एंटिटी कैन नॉट एज्यूम ऑब्लिगेशन, जी ये हमारा ऑब्लिगेशन है, ये ऐसे है, अनटिल अनलेस कि आप उसको ट्रेस ना कर सकें पास्ट में होने वाले एक इवेंट्स, जिसकी वजह से आप ये कहें कि जनाब देयर इज एन ऑब्लिगेशन। ठीक, मतलब आप ये सोच रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर मैं सोच रहा हूँ, हम लोग हमारी एक विश लिस्ट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मैं नई गाड़ी लेनी है, मैंने नई गाड़ी लेनी है, हर वक्त आप ये सोच रहे हैं, और हो सकता है कि आप उसकी वजह से प्रेशर में भी आ जाए। तो हम ये कहेंगे जनाब क्या नई गाड़ी लेने आपकी लायबिलिटी है, तो हम कहेंगे नहीं, इट्स नॉट द लायबिलिटी, बिकॉज देयर इज नो पास्ट इवेंट जिसकी वजह से मेरे ऊपर ये ऑब्लिगेशन है। कोई ऑब्लिगेशन की जब हम डेफिनेशन करते हैं, ठीक, तो हम कहते हैं ऑब्लिगेशंस जो होते हैं ये दो तरह से होते हैं, दे आर नेचर वाइज। एक को हम कहते हैं लीगल ऑब्लिगेशंस, वन लीगल ऑब्लिगेशन, और एक होते हैं स्टैंडर्ड कहते हैं दूसरे होते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। There are two type of obligation. The one is legal and the other one is constructive obligation. ठीक, अब legal obligation कौन से होते हैं जो मैं अभी बोल रहा था। For example हम कहते हैं ये वो obligations हैं which arise under the law of contract, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, बी लॉ आपने पढ़ लिया। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप कोई चीज़ खरीदते हैं, बेच रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपने क्रेडिट पे चीज़ें खरीद ली, तो अब आप कह रहे हैं जी हमारे पेबल, अब ये अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है आपकी लायबिलिटी। तो हम कहेंगे कौन सा ऑब्लिगेशन है, तो हम कहेंगे जनाब लीगल ऑब्लिगेशन है और अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, इसी तरह जनाब हम कहते हैं जो ऑब्लिगेशन क्या होते हैं, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस लीगल होते हैं, जैसे टैक्स देना, आपने इनकम अर्न की, उस पर टैक्स देना आपकी लायबिलिटी। आपने इनकम अर्न की, दिस इज एन इवेंट विच क्रिएट्स योर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है, और ये ऐसे टैक्सेस हैं, ऐसे ऑब्लिगेशन है विच अराइज अंडर एन एक्ट, जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उसकी वजह से ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। या हम कहते हैं ऐसे ऑब्लिगेशन विच अराइज ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ, जैसे आपने कोई ब्रीच किया, जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे रहा था, क्या आपने ब्रीच किया, रेड लाइट पे खड़े नहीं हुए, सो द according to the law you have to pay the fine, this is an operation of law। तो हम इसे क्या कहते हैं जनाब, ये सारी की सारी ऑब्लिगेशंस जो हैं ये लीगल होते हैं। जाहिर है बिजनेस के भी लीगल ऑब्लिगेशंस। ठीक, तो अगर हम देखें तो हमारे पास जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, जैसे आप कहते हैं बैंक लोन है फॉर एग्जांपल, या ट्रेड पेबल्स हैं या अदर पेबल्स हैं, जिन लाइबिलिटीज से हमारी अभी तक वाकफियत रही है, अगर आप उसको देखें तो अब वो किसके अंडर आते हैं, तो हम कहते हैं दे ऑल कम्स अंडर द लीगल ऑब्लिगेशन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन अराइज ड्यू टू द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ की वजह से। तो ऑब्लिगेशन या तो लीगल है
और आज हम एक और ऑब्लिगेशन इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, दैट इज द कंस्ट्रक्टिव। एंटिटीज के जो दूसरे ऑब्लिगेशंस हैं वो कंस्ट्रक्टिव होते हैं। हम कहते हैं ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं? तो अगर आप देखें तो हम कहते हैं जी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन को, अगर मैं स्टैंडर्ड से रेफरेंस से अभी बात ना करूं, जनरली बात करूं इसके ऊपर, तो हम कहते हैं ये हमारे एथिकल एंड मोरल ऑब्लिगेशंस, these are our ethical obligations, moral obligations। ये कंस्ट्रक्टिव होते हैं, ये लीगल तो नहीं होते बट स्टिल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, जैसे हम कहते हैं कि एक कंपनी जो है वो यूरोप में ऑपरेट करती है और जनाब जहाँ पर जाती है तो वो हेल्थ एंड सेफ्टी और जनाब इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का बड़ा ख्याल रखती है। ठीक, और कोई भी कार्बन एमिशन ज़्यादा हो रही है तो जनाब उसको कोशिश करते हैं कि उसको ठीक किया जाए, इन्वायरमेंट पे ज़्यादा हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। तो अगर वो हमारे जैसे किसी कंट्री में आके ऑपरेशन शुरू करेगी तो पता चलता है यहाँ पे तो कोई लॉ पास नहीं है इन्वायरमेंटल, कोई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ कोई नहीं है। आपकी फैक्ट्री के जितने भी गलीस किस्म के केमिकल हैं वो आप दरिया में भी फेंक दें, आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा। अगर आपकी फैक्ट्री के पीछे खाली जगह है वहाँ पे फेंक दें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई लॉ नहीं। लेकिन वो कंपनी ये देखती है कि जब हम यहाँ पे वो आएंगे तो यहाँ का जितने भी लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं इस कंट्री में रहते हैं, जो लोग हैं, वो ये देखते हैं कि जनाब चूंकि ये कंपनी जब यूरोप में या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ऑपरेट करती है तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का अपने बड़ा ख्याल रखती है। तो जब वो पाकिस्तान जैसे कंट्री में भी आके अपने ऑपरेशन शुरू करेगी तो यहाँ पे भी उनकी एक्सपेक्टेशंस ये होंगी कि यहाँ पे भी वो वैसे ही ऑपरेट करेगी जैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ऑपरेट करेगी। तो एंटिटी जब यहाँ पर आके देखेगी और वो उसको फॉलो करेगी तो उसके लिए ये कौन सा ऑब्लिगेशन बन जाएगा? उसके लिए वो एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होगा, लीगल नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो लॉ, कोई ऐसा कानून नहीं। जैसे आप सादा सी एग्जाम्पल अगर आप ले लें कि आप ये कहें कि अपने किसी दोस्त को कि यार अगर तुम पे कभी बुरा वक्त आया ना तो मैं हाजिर हूं, कह देते ना ऐसे, एक दफा का, दो दफा का, बल्कि बार बार का। अब इसका मतलब यह है कि आप लीगली बाउंड तो नहीं है। अगर उस पर कोई बुरा वक्त आ गया तो यू आर नॉट लीगली बाउंड टू हेल्प हिम और हर, बट एथिकली और मोरली आप अपने आप को बाउंड समझेंगे। आप कंसिडर करेंगे यार नहीं, मुझे उस पर टाइम आ गया, आई शुड हेल्प हिम और हर। तो ऐसे ऑब्लिगेशन जिसकी वजह जो है वो एंटिटी के पास्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर हो या उसकी पास में कई गई कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिसकी वजह से द थर्ड पार्टी क्रिएट वैलिड एक्सपेक्टेशन कि जनाब एंटिटी कुछ ऑब्लिगेशंस फ्यूचर में जरूर रिज्यूम करेगी, हालांकि उसके लीगल नहीं होंगे, लेकिन एंटिटी के अपने बिहेवियर ने वैलिड एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर दी हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द थर्ड पार्टी दैट द एंटिटी विल एक्सेप्ट द फ्यूचर ऑब्लिगेशन। तो इस वजह से जो ऑब्लिगेशन राइज करते हैं उनको हम क्या करते हैं? उनको हम कहते हैं ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। दे आर नोन एज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। इसका मतलब है इसकी बैकग्राउंड में कोई लॉ नहीं होता, देयर इज नो सच लॉ, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। इसकी बैकग्राउंड में एंटिटी का पास्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, एक पास्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, और इस बिहेवियर की वजह से ये जो बिहेवियर है ये रीजन बना है कि जिसको लोग देख रहे हैं और उसको देखने के बाद वो ये एज्यूम करते हैं, वैलिड एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो जाती हैं कि जनाब द एंटिटी विल एक्सेप्ट सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ऐसे ऑब्लिगेशन जो एंटिटी पे आएंगे उनको हम क्या कहते हैं, उनकी नेचर क्या होती है? दैट इज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। देखिए इस वक्त अब आपको सबसे ज़्यादा जो इशू है इमरान खान के साथ वो ये है कि उसने इतने ज़्यादा स्टेटमेंट दी, पब्लिक स्टेटमेंट बार बार, कि पूरी आवाम जो थी उसकी एक वैलिड एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो गए कि पता नहीं खान साहब आएंगे तो टर्न अराउंड हो जाएगा, एकदम बिल्कुल दुनिया बदल जाएगी। लेकिन 3-3.5 साल गुजरने के बाद कुछ हमें होता हुआ नजर नहीं आया। ठीक, कोई अपेरेंटली हमें कोई चेंज नजर नहीं था आ रहा। तो जो फ्रस्ट्रेशन कौम में हमें नजर आ रही थी वो उसकी वजह क्या थी कि वैलिड एक्सपेक्टेशंस थी जो पब्लिक ने क्रिएट कर ली उसे। सो Imran Khan या PTI was under a constructive obligation. They were not bound by any legal one, but the PTI was under a constructive obligation to do something better as per IS 37. कि अगर हम ये कहें
कि आर दे अंडर एनी ऑब्लिगेशन, तो हम कहेंगे एज पर IAS 37 यस दे आर, बिकॉज इन द पास्ट दे हैव मेड अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, उनके बिहेवियर्स एक पास्ट पैटर्न में रहा है और उनकी कई वर्बल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक, और वो बार बार ये बातें करते रहे, तो they were bound, they were assumed to be bound because of their past pattern, because of their past statement, क्योंकि वो ऐसी स्टेटमेंट थी कि थर्ड पार्टी की एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो गई थी, और जब थर्ड पार्टी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर रही है और उसकी वजह आपका पास्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, तो हम उसे कहते हैं कि नाउ द नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन जो होगी वो क्या होगी, वो कंस्ट्रक्टिव होगी। और समटाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम, ये बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशंस होते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन एंटिटीज के लिए, क्योंकि इसके साथ एंटिटीज की रेपुटेशन अटैच होती है, ठीक। जैसे अगर आपको पता हो कि एप्पल का एक बड़ा केस चला कि वो चाइना में जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या चीज़ें बनाते हैं तो उनके ऊपर बड़ा इशू बना रहा कि दे वर एक्सप्लॉइटिंग द चीप लेबर। अपने कंट्री में ये नहीं असेंबली करते चूँकि वहाँ पर उनको वेजेस बहुत ज़्यादा देनी पड़ती हैं, वही काम ये चाइना में आके करवाते हैं और कम पैसों पे करवाते हैं। तो बड़ी रिपोर्ट्स आया हुई यूरोप में और अमेरिका में, तो लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया एप्पल को कि जनाब आप कि वहाँ पर सारी जो असेंबली लाइन है उसमें आप लोगों को वो पैसे नहीं दे रहे जो कि आप डेवलप्ड वर्ल्ड में देते हैं, वहाँ पे जाके आप चीप लेबर जो है या ह्यूमन राइट्स जो है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप उनको सही वेजेस नहीं दे रहे। तो उसकी वजह क्या बनी कि उनके रेवेन्यूज़ पे बड़ा उसका इफेक्ट आया, ठीक। अब आप देखें, इसी तरह आप देख रहे होंगे जितने भी ये एप्पल को ही ले लें या किसी और अच्छी कंपनी के ले लें, तो उनकी वेबसाइट पे लिखा होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो इतने % रीसाइकल। इसका मतलब है कि हमारी प्रोडक्ट जो है उसके एनवायरनमेंट पे बड़े कम नेग फुटप्रिंट्स हैं, हम वो दोबारा रीसाइकल हो जाती है और उसका जो प्लैनेट पे प्रेशर है, जो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हमारा कंट्रीब्यूशन है वो बड़ा मिनिमम, हमारी प्रोडक्ट जो है वो रीसाइकलेबल। अब जब ये आप स्टेटमेंट दे रहे होते हैं वेबसाइट के ऊपर, व्हेन यू आर मेकिंग अ पब्लिक स्टेटमेंट, तो और ये आप मुसलसल दे रहे हो, तो ये है वो जिसकी वजह से थर्ड पार्टी की क्या डेवलप हो जाएंगी, एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो जाएंगे। तो IAS 37 ये कहता है कि एनी ऑब्लिगेशन जिसकी रीजन पास्ट में आपका एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हुई हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द थर्ड पार्टी, तो ऐसे ऑब्लिगेशंस को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जनाब ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। जैसे हम कहें जी, एक सादा सी एग्जांपल है, हम कहें जी 2 स्टोर हैं, ए स्टोर एंड बी स्टोर। ए स्टोर वाला जो है उसकी कस्टमर उसके पास आते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, और जब कभी चीज़ें ठीक ना हो तो वो आते हैं, उसको रिटर्न करते हैं और वो वापस रख लेता है, उसकी जगह या उन्हें कैश रिफंड कर देता है या चीज़ें फर्दर चेंज कर देता है। वेयर एज द बी, वो कहते हैं जनाब खरीदा हुआ माल जो है वो वापस नहीं होना, ना एक्सचेंज होना, उसे चीज़ें आप ले जाएं, और कभी लेके भी आए तो कहते हैं नहीं सर ऐसे नहीं होगा, ठीक। अब अगर आप मिस्टर ए को देखें तो मिस्टर ए से एक साहब चीज़ें लेने आए एंड ही नोज वेरी वेल कि अगर मैं चीज़ें गलत ले भी गया तो मैं वापस कर सकता, तो वो सोचे कि मैं ए के पास जाऊं कि बी के पास जाऊं, वेयर ही विल गो, तो वो ए के पास से आएगा। इसका मतलब है कि ए की ये जो वर्बल पॉलिसी है, ये जो उसका पैटर्न है एक, वो उसका रीजन है उसके बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ, समझ आ रही बात। अब वो जनाब एक एनी मिस्टर एक्स जो है वो आएगा चीजें लेने, तो वो मेरे ख्याल में ए स्टोर को प्रेफर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जब मैं चीजें खरीद रहा हूं और जो मैं चीजें खरीद रहा हूं अगर इसमें कोई चीज ऐसी हुई जो मुझे घर जाके बातें सुनना पड़ेगी और मैं कल वापस भी कर सकता हूं, ठीक। वो जनाब इसी वजह से यहां से बाइंग कर रहा है। अब मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मिस्टर ए को पता है कि अगर मिस्टर एक्स कल कोई चीजें वापस ले आया तो मुझे इसको पैसे देने पड़ सकते हैं या चीजें रिप्लेस करनी पड़ सकती है। अब मिस्टर ए इस अपने चीज को कि मुझे चीजें वापस करनी पड़ सकती हैं, पैसे वापस करने पड़ सकते हैं, तो उसका एक ऑब्लिगेशन। अब हम कहेंगे इसकी नेचर क्या है, इज इट अ लीगल और अ कंस्ट्रक्टिव? हम कहेंगे इट्स अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बिकॉज इट इज नोवेयर रिटन इन द सेल एग्रीमेंट। अगर ये सेल एग्रीमेंट में कहीं लिखा होगा तो फिर तो लीगल हो जाएगा, बट इट इज नॉट रिटन एनीवेयर, ठीक। लेकिन वो अपनी ऑब्लिगेशन क्यों अज्यूम कर रहा है, क्योंकि उसका एक पास्ट पैटर्न है एंड इट इज नोन टू द पब्लिक, और उस पास्ट पैटर्न बिहेवियर की वजह से जो पब्लिक है उसने वैलिड एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो गई हुई हैं कि अगर फ्यूचर में भी कभी ऐसा हुआ तो ये जरूर पैसे हमारे वापस कर देगा या चीजें रिप्लेस कर देगा।
तो हम कहेंगे कि एंटिटी या स्टोर ए जो है वो अगर कोई ऑब्लिगेशन इज्यूम करेगा तो उसकी नेचर क्या होगी, तो हम कहेंगे उसकी नेचर होगी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, बिकॉज इट इज नॉट एनीवेयर इन द कॉन्ट्रैक्ट। सो ऑब्लिगेशन कितनी तरह के हैं, तो हम कहते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन एंड दीज आर लीगल ऑब्लिगेशन एंड कंस्ट्रक्टिव। और लाइबिलिटीज क्या है, तो हम कहेंगे जी लाइबिलिटीज हैं जी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू सम पास्ट इवेंट। अब आपको पेपर में क्या होएगा, एक छोटा सा, इंशाल्लाह हम कल बात भी करेंगे सवाल पे, आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देगा वो, है जी। अब वो कहेगा कि बताओ इस स्टोरी के अंदर कि इज इट एंटिटीज लायबिलिटी, क्या ये एंटिटी की लायबिलिटी है। अब आप सिंपल आंसर अगर यस लिख देंगे कि यस इट इज ए लायबिलिटी, तो मेरा ख्याल है एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। यू हैव टू जस्टिफाई योर यस। अब आप अपने यस को कैसे जस्टिफाई कर रहे होंगे, आप कहेंगे यस इट इज ए लायबिलिटी बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू सम पास्ट इवेंट। फिर आप बताएंगे कि वो पास्ट इवेंट कौन सा है, उसको आप हाईलाइट करेंगे सिनेरियो के अंदर कि ये वो पास्ट इवेंट है जिसकी वजह से एंटिटी पे ऑब्लिगेशन आ गई। फिर जब आप बताएंगे कि ऑब्लिगेशन है एंड यू विल राइट कि इस ऑब्लिगेशन की नेचर क्या है, इट इज अ लीगल वन और कंस्ट्रक्टिव वन। ठीक, जब हम किसी चीज को एंटिटी का ऑब्लिगेशन कहते हैं तो आपने एक बात याद रखनी है कि एंटिटी हैज नो अदर अल्टरनेट एक्सेप्ट दैट देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ कैश फ्लो। लायबिलिटी सेटल कैसे होनी है, देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। तो हम कहते हैं कि ना, जो हम कहते हैं जी ये एंटिटी का फलां एंटिटी का ऑब्लिगेशन है, तो इसका मतलब ये होता है कि एंटिटी के पास कोई अदर अल्टरनेट नहीं है, नो अदर अल्टरनेट एक्सेप्ट दैट देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ कैश। तो आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं। जैसे हम फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें कि आपने प्लांट लेना है या आपने बिल्डिंग खरीदनी है, ठीक, तो हम कहें क्या ये एंटिटी का ऑब्लिगेशन है टू परचेज अ बिल्डिंग, इज इट एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटिटी टू परचेज अ बिल्डिंग। जी सर, बिल्डिंग खरीदनी है जनाब, कैपेसिटी प्रॉब्लम हो गए हुए हैं, ये है वो है, तो क्या बिल्डिंग खरीदनी है अभी हमने, क्या ये एंटिटी का ऑब्लिगेशन हो सकता है जी। पता चला जनाब इसके बगैर बिजनेस बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी एग्जामिनर आपको सुनाते और आपसे कह के इस पर एंटिटी कह रही है कि जनाब हमारी ये लायबिलिटी है, डायरेक्टर कह रहा है इट इज आवर लायबिलिटी नाउ। इतनी सिचुएशन बन गई है कि नाउ इट्स एन एंटिटीज लायबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट और बाय अ न्यू बिल्डिंग। क्या ये लायबिलिटी है? अगर पहले एग्री हुआ हो कि अगर ये सीन हो जाए तो फिर हम कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि अगर ये इशू हमें फेस करते हैं तो फिर हम ये करना पड़ेगा हमें, तो फिर लीगल नहीं हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की टाइप में नहीं, कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया होगा? मतलब ये आपस में उन्होंने अगर मतलब कोई इशू होता है तो हमें ये बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। पॉलिसी रिटर्न की हो, पॉलिसी रिटर्न हो कि अगर हमारा बिजनेस मतलब खत्म होने का और हमें नई बिल्डिंग बनानी पड़े तो हमें ये करना पड़ेगा। तो फिर वो कह रहा है कि उस केस में लायबिलिटी, उस केस में लायबिलिटी हो जाएगी। अगर डायरेक्टर्स ने कह दिया, स्टेटमेंट ने दे दी है, तो फिर उनकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होगी। किधर स्टेटमेंट दे दी? आपने भी ये कहा ना कि पब्लिक कर दी हो, तो हम तो पब्लिक नहीं करते, ऐसी बातें पब्लिक करनी है। फिर नहीं है। पब्लिक तो नहीं की ना, जनरल पब्लिक को तो नहीं नोन ना, ये तो अंदर ही बात है, कमरे के अंदर ही बात हो रही होगी, मीटिंग रूम के अंदर बात हो रही होगी, डायरेक्टर्स आपस में बात कर रहे होंगे कि नहीं। तो यहाँ पे हम कहेंगे जी टू फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी बिल्ड एंटिटी का लायबिलिटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एंटिटी कैन अवॉइड इट। हो सकता है ना, मतलब अगर एंटिटी ऐसा नहीं करती तो क्या होगा, एंटिटी के ऊपर कोई तलवार लटक रही है, कोई अदालत में केस बन जाएगा, इसका मतलब एंटिटी हैज एन अल्टरनेट। उसको पता चले जनाब बिल्डिंग के अलावा पैसे अगर यहां पर इन्वेस्ट करते तो ज्यादा रिटर्न आ सकते हैं, तो वो वहां पे नहीं कर देंगे, वो कहेंगे बिल्डिंग को डेफर कर लें जनाब, अगले साल बना लेंगे, अभी ऐसे ही चलो। अब अगर वो ऐसा कर ले और बिल्डिंग ना बनाए तो क्या उसको कोई आके सू कर देगा, क्राइटर उसको अदालत में बुला लेंगे? ऐसा तो नहीं होने वाला। तो जब हम ये बात करते हैं ना हम के ऑब्लिगेशन मींस द एंटिटी हैज नो अदर अल्टरनेट एक्सेप्ट दैट देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ कैश, तो कोई और अल्टरनेट नहीं है, आउटफ्लो ऑफ कैश ही होगा भाई, तो फिर हम कहते हैं दिस इज द लायबिलिटी।
ये है लाइबिलिटी जिसमें कोई अल्टरनेट ही नहीं है सिवाय इसके के सेटलमेंट में जाना पड़ेगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप खुद से सोचें कि अगर आपके ऊपर एक लोन है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 10,000 किसी का देना है, 10,000 किसी का देना है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप ना भी दें, तो आप क्या करेंगे? नहीं देंगे। सिंपल सी बात, ऑप्शन है यार, हम तो उसी को अवेल करेंगे। इसी तरह रिपोर्टिंग ये कह रही है कि अगर आपके पास कहीं से एग्जिट है, कहीं लूप होल है कि आप निकल सकते हैं, आप किसी उसको अवॉइड कर सकते हैं फ्यूचर पेमेंट को, तो फिर वो आपकी लायबिलिटी नहीं है भाई, फिर वो लायबिलिटी की डेफिनेशन को मीट नहीं करता। जैसे हम कहते हैं ये कैपिटल, आपने पढ़ा बचपन में अकाउंटिंग पढ़ते हुए, आपने शुरू में पढ़ा जी, कैपिटल द फंड्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, पढ़ा आपने? आपने इसको कहा ये इक्विटी है, ये कैपिटल। हालांकि नेचर यही है कि अगर आप लोन रेज करें तो तब भी पैसे बिजनेस में इन हो रहे होते, इक्विटी रेज करें तब भी पैसे बिजनेस में इन हो रहे होते, ऐसे ही है। अच्छा, अब जब इक्विटी रेज करते हैं तो हम कहते हैं ये जिस बंदे से आपने इक्विटी रेज की उसको हम इन्वेस्टर कहते हैं, तो ही इज इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस, ये बिजनेस। और जिससे आपने पैसे बिजनेस में इंडक्ट किए हैं तो आपने कहा ये इन्वेस्टर है, तो हम कहते हैं ये इक्विटी है, सोर्स इसका इक्विटी। लेकिन आपने एक बंदे से पैसे लिए और आपने उसको कह दिया ये लेंडर, अब भी पैसे बिजनेस में इन हुए, ठीक, इसको हम कह देते हैं भाई ये लायबिलिटी। अब दोनों में फर्क क्या है? तो हम कहते दोनों में फर्क ये है कि ये जो लेंडर कैपेसिटी में पैसे आए हैं ना, इसके साथ हमारी कमिटमेंट ये हुई है कि हमने इसको ये पैसे जो इससे लिए हैं इसको वापस भी करने हैं, और इस पे जो रिटर्न देना है वो भी कंपलसरी है, हर 6 महीने बाद, साल बाद इसका इंटरेस्ट भी देना है। तो ये कह रहा है कि ये जो पैसे मैंने तुम्हें दे दिए हैं, अब इसको जाके चाहे तुम इसको स्याह करो, सफेद करो, आग लगा दो, इसको जो मर्जी करो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। तुम मेरे इस 1 करोड़ से 25 करोड़ बना लो, मुझे कोई गर्ज नहीं। तुम इस 1 करोड़ को जाया कर दो, मुझे इससे भी कोई गर्ज नहीं। लेकिन मुझे इससे ये गर्ज है कि ये 1 करोड़ तुमने 3 साल बाद मुझे वापस करना है, प्लस हर साल का इंटरेस्ट तुमने मुझे देना, ठीक। मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि तुम उस 1 करोड़ का क्या कर, लेकिन ये साहब जो है ये इंटरेस्टेड है कि तुम इस 1 करोड़ का क्या करना। ये कह रहा है कि ये 1 करोड़ मैंने तुम्हें दे दिया, बिजनेस में लगाओ, कमाए तो मेरे भी ज्यादा कमा देना जी, मतलब तुमने अगर पैसे बनाए कारोबार ने बहुत ज्यादा तो मुझे रिटर्न भी ज्यादा दे देना, अगर ज्यादा ना बना सके तो कोई नहीं, मैं रिटर्न नहीं लूंगा। सो आई एम शेयरिंग विद यू द प्रॉफिट एंड लॉस, मैं रिस्क एंड रिवार्ड तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक। और अगर कहीं बिजनेस डूब गया तो कोई बात नहीं, गए पैसे, सो आई एम टेकिंग द रिस्क। अगर बिजनेस गया तो मेरा भी 1 करोड़ गया, अगर बिजनेस 1 करोड़ से 25 करोड़ का हो गया तो ज़ाहिर है वो भी मेरा। तो रिस्क एंड रिवार्ड जो है, यहां पर लेंडर साहब जो है वो ये कह रहे हैं सॉरी भाई, आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ रिस्क, सारा का सारा जो मेरा फिक्स है रिटर्न, तुमने मुझे प्रिंसिपल भी वापस करना है और इंटरेस्ट भी देना। अब यहां पर बिजनेस के पास कोई अल्टरनेट नहीं है सिवाय इसके कि इसको पैसे वापस किए जाए और इंटरेस्ट भी दिया जाए, तो हम इसे कहते हैं ये लायबिलिटी। बट हियर वी हैव एन अल्टरनेट, हम उसे रिटर्न डिविडेंड देने लगे तो हम उसे कहे देखो ये डिविडेंड तुम्हें दे रहे हैं, अगर तुम कहो तो ये हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हम री इन्वेस्ट करते हैं। होता नहीं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है? री इन्वेस्टेड अर्निंग्स नहीं है सारी, याद है ना FAR 1 में? वो जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो क्या है? वो प्रॉफिट्स हैं जो बिजनेस ने पिछले सालों में अर्न करी है, अब वो दोबारा बिजनेस में री इन्वेस्ट हुए हों, एंड दोज प्रॉफिट्स बिलोंग्स टू द इन्वेस्टर, टू द शेयर होल्डर, टू द ओनर। और वो डिविडेंड देने की बजाय आपने बिजनेस के अंदर दोबारा री इन्वेस्ट किए, वो कहता हाँ जी री इन्वेस्ट कर, इसका मतलब है देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे द रिटर्न, इसका मतलब वो लायबिलिटी नहीं है। जो फंड इसने दिए हैं उनको वापस करना भी जरूरी नहीं, तो इसका मतलब लायबिलिटी भी नहीं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इक्विटी, इसको लायबिलिटी से अलग कर लेते। सो द लायबिलिटी मींस द एंटिटी, द बिजनेस हैज नो अदर अल्टरनेट एक्सेप्ट दैट देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ कैश, तो उसको तब हम कहते हैं कि ये लायबिलिटी। सो लायबिलिटीज यहां हम कह रहे हैं जनाब, प्रोविजंस आर लायबिलिटीज। सबसे पहली चीज जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, नंबर 1, प्रोविजंस बिलोंग्स टू द फैमिली लायबिलिटीज,
and the special thing about the provisions are these liabilities, those liabilities which have uncertainty, जहाँ हम कह दें कि ऐसी liabilities जहाँ पर टाइमिंग और या अमाउंट में अनसर्टेनिटी प्रिवेल करती हो, तो ऐसी liabilities को ही हम प्रोविजंस कहते हैं। और फिर हमने कहा जी liabilities जो होती हैं दे आर बेसिकली प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस ड्यू टू सम पास्ट इवेंट। तो यहाँ पे हम एक बात क्लियर कट बता रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं कि किसी भी ऐसी चीज़ को जिसको हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लाइबिलिटीज कहेंगे वो एडवांस नहीं देती, देयर इज ऑलवेज अ बैकग्राउंड रीजन। ठीक, कोई भी ऑब्लिगेशन अचानक अराइज नहीं हो जाता, देयर मस्ट बी एन ऑब्लिगेटिंग बैकग्राउंड इवेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेटिंग इवेंट। ये ऐसा इवेंट है जब ये होगा तो एंटिटी का ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देगा। जैसे ये स्टोर वाले में अगर हम देखें तो सेल का होना जो है वो ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देता है। सेल का होना ही ऑब्लिगेटिंग इवेंट है कि ये सेल हो गई है, अब ये वापस भी आ सकती, मुझे पैसे वापस भी करने पड़ सकते हैं। तो सेल का होना इज एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट। जैसे IAS 16 में एक ऐसा एसेट कंस्ट्रक्ट करना विच विल रिक्वायर डिसमेंटलिंग एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, तो एसेट को कंस्ट्रक्ट करना ऑब्लिगेटिंग इवेंट है। जैसे ही आप कंस्ट्रक्ट कर देंगे तो उस जगह को रिस्टोर करना आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाएगा। सो इट मींस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट इन इटसेल्फ इज एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट। सो देयर इज ऑलवेज एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट व्हिच क्रिएट्स द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। और हमने कहा जी ऑब्लिगेशन दो तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन, द वन इज लीगल एंड द अदर वन इज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। और हमने कहा जी लीगल ऑब्लिगेशन ऐसे ऑब्लिगेशन है व्हिच अराइज अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस मींस ऐसे ऑब्लिगेशन, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन जो एक्ट के अंडर अराइज होते हैं, और ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ये तो हो गए लीगल, ये इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन के बारे में हमने कहा जी ये कौन से ऑब्लिगेशंस हैं, तो हमने कहा जी ऐसे ऑब्लिगेशन जिसकी रीजन यानी कि जिसके बैकग्राउंड ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या होता है, एंटिटी का पास्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर, देयर इज ऑलवेज अ पास्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर, या कोई रिटन स्टेटमेंट। ठीक, वो जो आपका पास्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर है और जो रिटन स्टेटमेंट है वो एक्चुअली ऑब्लिगेटिंग इवेंट है, जिसकी वजह से जो थर्ड पार्टी है एक्सपेक्टेशंस क्रिएट होगी। ठीक, मतलब उसने खुद से एक्सपेक्टेशंस क्रिएट नहीं की, आपके एक पर्टिकुलर बिहेवियर की वजह से की। ठीक हो गया। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर जो ऑब्लिगेशन है उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। सो ऑब्लिगेशन नेचर वाइज दो तरह के होते हैं। ठीक, और हमने कहा जी द स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ द ऑब्लिगेशन इज दिस, दैट द एंटिटी हैज नो अदर अल्टरनेट एक्सेप्ट दैट देयर विल बी एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, लायबिलिटीज कहते हैं। अगर आपको याद हो, क्योंकि हम बार बार बात करेंगे कि हमारे पास जो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कितने हैं, वो 5। तो इसको एक दफ़ा आप दोबारा से रिवाइज कर लें, दोबारा से ज़हन में लें। एसेट्स है और एक्सपेंस है और इक्विटी है या कैपिटल है और लायबिलिटीज़ हैं और इनकम। सो दीज आर 5। तो हम कहते हैं ये 5 जो है ये एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक हो गया। तो हमने कहा ये 2 एक तरह से, 3 एक तरह से। ठीक, हमने इन दोनों के साथ जो आपस में ताल्लुकदारी है वो ये है कि एसेट्स ही कंज्यूम होकर एक्सपेंस बन जाते। द कंजम्पशन ऑफ एन एसेट इज एक्चुअली एक्सपेंस। एसेट जब कंज्यूम होता है तो वो एक्सपेंस हो जाता है। ठीक, जैसे अक्सर मैं बच्चों को बताता हूँ जनाब कि अकाउंटिंग के अंदर हमारी जो बेसिक स्टोरी है वो जिस चीज़ के गिर्द रिवॉल्व करती है वो ये है कि एज एन अकाउंटेंट हमने ये हिसाब रखना होता है कि किसी बिजनेस के पास कितने रिसोर्सेज, उसके पास रिसोर्स कितने। तो रिसोर्सेज जो हैं जिनके कई नाम हैं हमारे पास, कैश से शुरू होता है और फिर बैंक है, फिर जनाब लैंड है, फिर बिल्डिंग है, फिर प्लांट है, फिर जनाब इक्विपमेंट है, फिर कंप्यूटर्स हैं, लॉट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, अब आप जब देखते हैं तो अकाउंटेंट साहब हिसाब क्या रख रहे होते हैं कि इन रिसोर्सेज में या तो इंक्रीज आता है या डिक्रीज आता है। रिसोर्सेज या तो बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं।
कोई भी ट्रांजैक्शन जब बिजनेस करता है तो हम देखते हैं कि रिसोर्सेज यहाँ बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। अब अगर हम ये कहें कि रिसोर्सेज बढ़ गए हैं तो हमने ये देखना होता है कि ये बढ़ गए, प्लस हो गया, इंक्रीज आ गया, तो एक तो वजह ये हो सकती है कि किसी दूसरे रिसोर्स में डिक्रीज आ गया, मतलब बैंक में इंक्रीज आया तो कैश में डिक्रीज आ गया, बैंक में डिक्रीज आया तो पता चला गाड़ी में इंक्रीज आ गया, कार में। सो रिसोर्सेज खुद ही प्लस माइनस हो रहे होते हैं, यानी कि रिसोर्सेज मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन में रिसोर्सेज शेप चेंज कर रहे होते, एक रिसोर्स कम हो गया तो दूसरा ज्यादा, यही हो रहा होता। ठीक, यानी कि अगर यहां पर डेबिट है तो यहीं पे क्रेडिट, अगर डबल एंट्री आपको भूल ना गई हो तो रिसोर्सेज में अगर इंक्रीज है तो वो हमें पता डेबिट है, और अगर डिक्रीज भी रिसोर्सेज में है तो डबल एंट्री रिसोर्सेज के अंदर ही पूरी हो जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी खरीद ली, बैंक से पेमेंट कर दी, तो कार डेबिट हो गई और बैंक क्रेडिट हो गया। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखें ट्रांजैक्शन यहीं पे पूरी हो रही होती है, रिसोर्सेज में प्लस माइनस आपस में एक दूसरे को एडजस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर रिसोर्सेज में इंक्रीज आ गया तो ये कहां से है, तो हम कहते हैं ये या तो ओनर ने दिए पैसे, नंबर वन, तो हम कहते नहीं जनाब ओनर ने नहीं दिए, तो फिर हम कहते हैं फिर किसी से पकड़े होंगे, लाइबिलिटी। ये भी नहीं है तो फिर कमाए होंगे। तीन ही बातें हो सकती। इसका मतलब इस डेबिट का क्रेडिट अगर यहां पे नहीं है रिसोर्सेज में, तो फिर इस डेबिट का क्रेडिट यहां पड़ा होगा। ठीक, रिसोर्सेज में अगर इंक्रीज डेबिट है और क्रेडिट कमी है तो हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम डेबिट क्रेडिट यहीं पूरा हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे डेबिट है और क्रेडिट यहाँ पे नहीं है तो फिर इसका मतलब क्रेडिट यहाँ पड़ा है, वो यहाँ इक्विटी में पड़ा है, यहाँ वो लाइबिलिटी में पड़ा है, यहाँ वो इनकम में पड़ा है। ठीक हो गया। और अगर हम कहें यहाँ पर डिक्रीज है, क्यों है? हाँ, फिर फंस गया, फिर हालात खराब हो जाएंगे। ठीक, और अगर इधर डिक्रीज है और डेबिट यहाँ पे नहीं है तो फिर डिक्रीज है तो हम कहते हैं फिर ये कंज्यूम हो गया होगा। अगर ये कंज्यूम हो गया है तो फिर ये एक्सपेंस, देन इट इज एन एक्सपेंस। और अगर ये डिक्रीज हो और हम कहें जी कंज्यूम हो गया, एक्सपेंस भी नहीं हुआ, तो फिर हम कहते हैं फिर ड्राइंग्स हो गई होंगी या डिविडेंड दे दिए इक्विटी में, या फिर आपने लोन पे ऑफ कर। अब आप देखें पूरी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में होती है वो इन पांचों के गिर्द घूमती है। इसका मतलब अगर यहां पर क्रेडिट है और डेबिट यहां नहीं है तो फिर डेबिट ड्राइंग्स में पड़ा है, डिविडेंड में पड़ा है, या लोन रीपेमेंट में पड़ा है, लाइबिलिटी डेबिट। अब आप जितनी भी ट्रांजैक्शन आपने इंट्रो और FAR 1 में पढ़ के आए हैं वो आपको फीलिंग आएगी कि वो यहीं पे पूरी हो जाती है सारे। बेसिकली यही कुछ हो रहा था, कोई भी ट्रांजैक्शन आप सोचेंगे तो यही कुछ हो रहा होता है। ठीक, तो हमारे पास ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो एसेट्स को हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं एसेट्स आर बेसिकली द कंट्रोल्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। छोटी छोटी सी अगर हम अपने पास वर्ड रख लें, एसेट्स आर एंटिटीज कंट्रोल्ड इकोनॉमिक रिसोर्स, ऐसे रिसोर्सेज जो एंटिटी कंट्रोल करे। और कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या आएंगे जी, इनकम कमा कमा के देंगे। ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं एक्सपेंस क्या है, तो हम कहते हैं एक्सपेंस जो है वो कंज्यूम्ड इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्स जब कंज्यूम हो जाता है तो उसको एक्सपेंस रिपोर्ट किया जाता है। जैसे हम कहते हैं जी कैश 20,000 कंज्यूम हो गया, किधर गया, तो हम कहते हैं सैलरी की मद में, इतनी की सैलरी। क्या रिपोर्ट कर रहे हो कि 20,000 का कैश सैलरी देने में चला गया भाई, 50,000 का कैश रेंट देने में चला गया, 60,000 का कैश फलां जगह चला गया। आप रिपोर्ट क्या कर रहे हैं कि रिसोर्सेज कहां कहां पे कंज्यूम हो गए। तो कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स इज एन एक्सपेंस। ठीक, फिर इक्विटी क्या है, तो हम कहते हैं इक्विटी वो फंड्स हैं कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर। ठीक हो गया, इन्वेस्टेड बाय द ओनर। तो बेसिकली आप देखें तो हो क्या रहा होता है, हम इन रिसोर्सेज को जब बता रहे होते हैं कि ये हमारे पास फलां रिसोर्सेज हैं, तो हम बता रहे होते हैं कि ये रिसोर्सेज जिनको इक्विटी रिप्रेजेंट करती है ये वो रिसोर्सेज हैं जो एंटिटी पर ऑब्लिगेशन नहीं है वापस करना। और जिन लायबिलिटी के आगे हम ये लिख रहे होते हैं कि भाई ये वो रिसोर्सेज हैं
जो एंटिटी को वापस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बिजनेस के पास 25 करोड़ के एसेट्स है और 15 करोड़ इक्विटी, ये इक्विटी है, और जनाब 10 करोड़ की लायबिलिटीज। तो क्या मतलब है? मतलब यह है कि 25 करोड़ के रिसोर्सेज हैं जिसमें से 10 करोड़ ऑब्लिगेटरी है आपको वापस करना। तो जो आपको ऊपर ऑब्लिगेटरी नहीं है वापस करना वो 15 है, वही इक्विटी है आपकी। सही हो गया ना? इसका मतलब है ये रिसोर्सेज जो है, जो 25 करोड़ के रिसोर्सेज है, उसमें से 10 करोड़ आपने वापस करना है। तो हम कहते हैं ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिनको आप एंटिटी ओ करती है वो लायबिलिटी होती है। इन पे थर्ड पार्टी का क्लेम है। हमने हिसाब रिसोर्सेज का ही रखा होता है बस, अगर आप गौर करें तो हिसाब हमारे पास रिसोर्सेज का ही है। बाकी हम ये बता रहे होते हैं कि कितने एट्रीब्यूटेबल टू ओनर है और इसमें से कितने एट्रीब्यूटेबल टू थर्ड पार्टी, जिस पे थर्ड पार्टी का क्लेम है उन्हीं को हम लायबिलिटी कह रहे हैं। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम ओ करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज लायबिलिटी। ठीक हो गया? तो इनकम हम किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं इनकम इज एन इंक्रीज इन रिसोर्सेज। इंक्रीज किस चीज को शो करती है? रिसोर्सेज को शो करती है, इंक्रीज को। और ऐसा रिसोर्सेज का इंक्रीज जो थर्ड पार्टी ना लाई हो, जो बिजनेस ने अर्न करके लाया हो। जैसे हम कहते हैं ना, एक्सपेंस इज कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स, वेयर एज इनकम इज एन इंक्रीज इन रिसोर्स। जब एसेट कंज्यूम हो रहा होता है तो वो रिसोर्सेज जनरेट कर रहा होता है। तो कंजम्पशन और इनकम का प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक, तो ये 5 एलिमेंट्स हैं। जितनी हम रिपोर्टिंग पढ़ेंगे वो इन्हीं 5 के गिर्द घूमनी। तो आप लोगों ने डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ी होंगी, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके जहन में ये बातें जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि जब आप रिपोर्टिंग करेंगे, लिखेंगे, राइट करेंगे, तो वैन एवर यू यूज द टर्म एसेट्स, so you have to mention what is an asset. These are the controlled economic resources from which entity expect future economic benefits. तो उनको हम assets कह रहे हैं। ठीक हो गया जनाब? आज के लिए मेरे हाल में इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह यहीं से आगे आप मीनवाइल बुक डाउनलोड कर लीजिएगा, उसकी कर ली हुई। इसका चैप्टर नंबर 13 है मेरे ख्याल।